तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे। तो चलिए, इसी के साथ आज हम अपना पहला डिक्टेशन शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से, पेज नंबर 215। चलिए, रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, अगर भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम देखें तो यह कहने में कोई गलती नहीं होगी कि कृषि उसका आधार है। किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति उस देश की भूमि की उत्पादन शक्ति पर निर्भर रहा करती है। यदि भूमि की उत्पादन शक्ति में कोई कमी हो जाती है तो उस देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में भी कुछ परिवर्तन आरंभ हो जाता है। कृषि भारत के लिए एक आर्थिक व्यवस्था ही नहीं है, यह एक संस्कृति भी है। जो लोग आंदोलन में विश्वास रखते हैं उनको पता ही होगा कि जितने भी आंदोलन इस देश में होते हैं वे समाज के नाम से, धर्म के नाम से, जाति के नाम से या राजनीति के नाम से होते हैं। ऐसे आंदोलनों में कोई भी समाज शामिल हो, लेकिन कृषि समाज उसमें शामिल नहीं होता है। उस आंदोलन के साथ कृषि समाज की सहानुभूति भी नहीं होती है। इसलिए यदि सभी बातों को ध्यान में रखकर हम देखें तो इस देश के लिए आवश्यक यह होगा कि हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए और जीवन प्रणाली की रक्षा के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया जाए। पैरा, कृषि के क्षेत्र में इस वर्ष काफी प्रगति हुई है। यदि आप 1801 से 1901 तक का जमाना देखें तो आप देखेंगे कि हमारे देश में 31 अकाल पड़े जिनमें 4 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन आज हमारे खाद्य मंत्रालय ने 100 रुपये मन के भाव पर गेहूं खरीद कर एक भी आदमी को मरने नहीं दिया। इसके लिए हमारा खाद्य मंत्रालय बधाई का पात्र है। पैरा, एक बात मैं विशेष रूप से इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। आजकल हम लोग मानव शक्ति पर ज़्यादा ध्यान न देकर पूंजी पर ज़्यादा निर्भर रहने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा 1946 में जापान की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ गई थी, लेकिन वहाँ के 60 लाख काश्तकारों ने कृषि शिक्षा के बल इतना अनाज पैदा करके दिखलाया कि आज वे 10 करोड़ आदमी का पालन पोषण कर रहे हैं। वहाँ पर 30 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनमें कृषि की शिक्षा दी जाती है, जिनसे 6000 छात्र प्रतिवर्ष शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। यहाँ हमारे देश में तो केवल 16 कृषि विश्वविद्यालय हैं। हमारे देश की 55 करोड़ आबादी को दृष्टि में रखते हुए जापान एक बहुत छोटा सा राज्य है, शायद हमारे राजस्थान से कुछ ही बड़ा है, लेकिन वहाँ पर कृषि पर इतना अधिक ध्यान दिया जाता है। यह सही है कि हम प्रगतिशील हैं, लेकिन हमारी गति में
तेजी आनी चाहिए। श्रम की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान जाना चाहिए। जो पंचवर्षीय योजनाएं हमने बनाई हैं उनमें हमारा लक्ष्य केवल यह नहीं था कि हम अधिक अन्न पैदा करें, हमारा लक्ष्य यह भी था कि अच्छे आदमी पैदा करें जिससे कि भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का ठीक विकास हो। ठीक है, तो चलिए रहा हमारा पहला डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपा प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना अगला डिक्टेशन करते हैं पेज नंबर 216। चलिए रेडी स्टार्ट। सभापति महोदय, एक बार फिर हमने राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत बड़े प्रश्नों के बारे में एक लंबा विचार विमर्श किया है। माननीय सदस्यों ने अनेक उपयोगी सुझाव दिए हैं और काफ़ी आलोचनाएं भी हुई हैं। आलोचना से हमें क्षोभ नहीं होता। वास्तव में कोई भी व्यक्ति या सरकार जो कोई उपलब्धि करना चाहती है आलोचना से क्षुब्ध नहीं होती, क्योंकि यह अपनी कमी या त्रुटियों की जानकारी पाने का एक तरीका होता है और हमने कभी नहीं कहा है कि हमसे कोई त्रुटि नहीं हो सकती। जिस किसी देश को भी प्रायः एक युग से दूसरे युग में ले जाने की महान चुनौती का सामना करना होता है, उसे अनेक नई राहें खोजनी ही होती हैं और इस क्रम में उसे यहाँ से या अन्य जगहों से अधिक सहायता नहीं मिल सकती। इसलिए इस समय कुछ हद तक प्रयोगात्मक तरीके अपनाने ही होंगे और कुछ जोखिम उठाने ही होंगे और कुछ भूलें ऐसी होती हैं जिनसे बचा जा सकता है, लेकिन इन कमियों और भूलों के बावजूद हमारा देश दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। बहुत सी बाधाएं ऐसी आई हैं जिनका पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते थे। जैसे हम पर हमला हुआ, फिर भी कभी धीमे और कभी तेज गति से हम प्रत्येक दिशा में लगातार प्रगति करते रहे हैं। पैरा, हम विपक्ष के माननीय सदस्यों या स्वयं अपने पक्ष के सदस्यों की आलोचनाओं या सुझावों का स्वागत करते हैं, लेकिन जब किसी दल पर निरंकुशता का या पश्चिमी बंगाल में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया जाता है, मैं समझती हूँ कि एक माननीय सदस्य ने इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल किया था तो उसे गंभीर भाव से लेना कठिन हो जाता है। जिस पार्टी ने यह आरोप लगाया है वह विनोद वृत्ति के लिए मशहूर नहीं है। मुझे यह कहने की अनुमति दें, इसलिए अगर वह पार्टी ऐसा आरोप लगाती है तो इससे उसकी मानसिकता का अथवा शायद किसी गहरी योजना का ही संकेत मिलता है। लोकतंत्र क्या है या क्या नहीं है, इस प्रश्न की गहराई में नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरा यह विचार अवश्य है कि इस सदन के वरिष्ठ सदस्यों को किसी न किसी गहराई से यह सोचना चाहिए कि अन्य लोकतंत्रीय देशों में किस प्रकार की लोक राज्य व्यवस्था काम कर रही है, वहाँ विपक्ष का क्या योगदान होता है।
वहाँ के राजनैतिक दलों की क्या जिम्मेदारियां है आदि। अगर आप लोकतंत्र के बारे में बिना सोचे समझे ढंग से कुछ कहने के वर्तमान फैशन की जगह इस प्रश्न पर गंभीरता से सोचे तो उपयुक्त कई सवाल आपके मन में उठेंगे। पैरा कभी कभी ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कोई वाक्य इस्तेमाल करता है और दूसरे लोग उसे दोहराने लगते हैं और कोई भी यह नहीं सोचता कि उस कथन में कोई सत्यता है भी या नहीं अथवा वास्तविक स्थिति है क्या। जिस माननीय सदस्य ने इस सदन में उक्त आरोप लगाया वह विशेष रूप से पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे। ठीक है, तो चलिए रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपा प्रकाशन से। ठीक है, आने वाली क्लास में जो मैं डिक्टेशन दूंगा वह पहले भी दिया जा चुका है, काफ़ी शब्द उसके मिलते जुलते हैं, इसलिए उसके कठिन शब्द मैं नहीं दिखा रहा हूँ। आप लोग आगे स्वयं से प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद प्रैक्टिस कीजिएगा और रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए, साथ अनुवाद जरूर कीजिए ताकि आपकी स्पीड भी बनी रहे और आपके अनुवाद में गलतियों का पता चलता रहे ताकि आप उसे कम कर सकें। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नए डिक्टेशन के साथ।